मुझसे दोस्ती करने की सोचते थे। दोस्तों, जिस आदमी को दोस्ती करना आता है, इस बिजनेस के टॉपर बनने से दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस बिजनेस में दोस्ती करना जिस दिन आप सीख गए, उस दिन आपका बिजनेस टॉप पर जाने वाला है। जबकि ये हिचकिचाहट आप छोड़ देंगे तो आपका बिजनेस कैसा जाएगा। और ये दोस्ती करने की आदत उस जमाने में हुआ करती थी। हम 50 रुपए ऑटो वाले को देते थे और कहते थे 50 रुपए और घुमा कर ला। वो कहाँ घूमना है? मैंने कहा ये तो हमें पता ही नहीं है, तेरी जहाँ पर इच्छा हो आपको घुमा कर। और ऑटो में बैठकर हम ऑटो वाले से बात करना चालू करते थे। घूमना हमारा मकसद नहीं था, दोस्ती करना हमारा मकसद था। और एंट्री के लिए 50 रुपए देना जरूरी था। ऑटो वाले से धीरे धीरे पूछते, तेरा नाम क्या है, तो कितना पढ़ा लिखा है, किस गांव का है, तू ऑटो क्यों चला रहा है, तूने ऑटो ही चलाने की क्यों सोचा, तू इसी शहर में क्यों आया है, तू इसी शहर में क्यों आया है। और धीरे धीरे बात करते 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 1 घंटे में ऐसा माहौल तैयार कर देते कि ऑटो वाला ही हमारा दोस्त बन जाता। फिर दोनों हम एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर पानी पूरी खाते। इतनी गहन दोस्ती 1 घंटे में उन विचारों को मिला देते थे। 1 घंटे बाद वो ऑटो वाला ही हमारा दोस्त बन जाता था। और दोस्त बनने के बाद ही कहानी चालू होती है। यानी रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद जब बिलीव पैदा करोगे लोगों के बीच में, तब लोग तुम्हारी बात मानेंगे। उससे पहले तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं। हम क्या करते हैं, सीधा ही प्लान डाल देते हैं किसी के अंदर। सामने वाले को तो आपके ऊपर शंका हो रही है और तुम सीधा ही प्लान ले जा रहे हो। जब तुम दोस्ती करोगे तो शंकाएं नहीं होगी। और हम जब दोस्ती करते थे उससे, इतनी गहन दोस्ती कर लेते थे, उसे पानी पूरी खिलाते थे। वो भी कहता था, भाई मैं गरीब हूं, मैं कुल्फी ही खिला सकता हूं। मैं कहता, क्या बात कर रहा है, तेरी कुल्फी ही हमारे अमृत के बराबर है। और उसकी कुल्फी खाने में भी हम डरते थे। धीरे धीरे हमारी रिलेशनशिप चालू होती। जब रिलेशनशिप चालू होती तो राज की बातें निकलती है। मेरा वो दोस्त मुझे कहता, भाई एक बात बताओ। मैंने कहा बता। कलकत्ता में मनीष मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक, वहां पर इंपोर्टेड आइटम आते हैं पूरी दुनिया के, क्या देखना पसंद करेंगे? मैंने कहा भाई अगर तू दिखा देगा तो देख लेंगे। फिर वो हमारा भाई अब हमसे किराया लेता ही नहीं था। वो हमें दोस्ती के नाते एक नई जगह विजिट करा कर लाता था। मनीष मार्केट में हम जाते, पूरे मार्केट में अलग तरह के आदमी थे। सारे आदमी मार्केट में वही थे जिनको जो खरीदना गया था वही लेने गए थे। लेकिन मैं ही एक इकलौता ऐसा आदमी था जिसको पता ही नहीं था कि खरीदना क्या। और हम मार्केट में जाकर एक एक दुकान पर घूमते थे और जिस भी दुकान पर ग्राहक खड़ा होता और जब वो ग्राहक दुकानदार बात कर रहे होते, हम उनके पास जाकर खड़े हो जाते और दूर कर देखते, उनकी बातों को सुनते, उनके प्रोडक्ट को समझते। हम सिर्फ इस बात का पता लगाने की कोशिश करते थे, ऐसी कौन सी चीज है यहां पर जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलती। उस चीज को मैं यहां से उठाकर ले जाऊंगा और भीलवाड़ा में बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच दूंगा। पूरे दिन भर दिमाग में बेच दूंगा की बात चलती थी। और भाई साहब, कभी सीडी प्लेयर 4000 का ले जाकर 5000 में बेच देता था। कभी हेनरी हिल की शर्ट आती थी 200 रुपए में, 50-50 शर्ट एक साथ ले जाता था और 250-250 रुपए में बेच देता था। पूरे भीलवाड़ा में मेरे एक्सक्लूसिव कस्टमर थे और सबको पता था कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम एक ही जगह पर मिलता है, मुकेश कोठारी के पास। जो चीज भीलवाड़ा में नहीं मिलती वो ही मिलती है मुकेश कोठारी के पास। और भीलवाड़ा के जितने भी करोड़पति लोग थे वो सब हमारे ग्राहक थे और हमारी दुकान एकदम हिट हो गई। और मजे की बात, दुकान थी ही नहीं, दुकान हिट हो गई, दुकान थी ही नहीं, ग्राहक फिक्स हो गए। लेकिन ग्राहकों को पता ही नहीं था कि मिलता क्या है। और मजे की बात है, फिर भी हम 13,000 रुपए पर मंथ कमाने लग गए साइड बिजनेस से। क्योंकि जो अमीर लोग थे ना, वो उनका मकसद एक था कि किसी तरह हम सबसे हटकर नजर आए। और हटकर नजर आने की सामग्री हमारे पास ही मिलती थी। कंपटीशन था कि कोई भी नई चीज आए जी तो सबसे पहले आप मुझे ही देंगे। और हमारे ग्राहक एकदम फिक्स हुआ करते थे। 25-26 हजार रुपए पर मंथ 1999 में कमा।
हमारा बॉस सैलरी लेता था केवल 17,000। सब कुछ जीवन में ठीक ही चल रहा था, लेकिन उल्टा पुल्टा दिमाग दौड़ता रहता था हमेशा। कुछ न कुछ जानकारी लेना चाहता था, बात सुनने के माहिर खिलाड़ी थे, लेकिन एक आम आदमी सुनना नहीं चाहता। आप किसी को जाकर कुछ बोलोगे तो उसका यार इतना दिमाग खराब कर नहीं सुनना चाहता। न बच्चा सुनना चाहता है, न बीवी सुनना चाहती है, न पति सुनना चाहता है। लोग दुनिया में तो सुनना चाहते ही नहीं है, लेकिन कामयाबी का रास्ता ही सुनने से ही चालू होता है। और मैं गर्व करता हूं आज वर्किंग डे के अंदर आप मधुबनी के अंदर इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं सुनने के लिए, और ये कामयाबी का पहला रास्ता आपका चालू हो गया है। सलूट करता हूं। वर्किंग डे में तो कोई नहीं, लेकिन आप आ गए हैं। सब कुछ ठीक था जीवन में, तभी एक दिन एक घटना घटी। पानी पिला दीजिए। हमने यूं पीछे घूम कर देखा, अगर मैं यूं जा रहा हूं पीछे जब आ जाएंगे तो मैं कैसे देखूंगा, क्यों? और मेरी हाथ में चाबी ऐसे ही थी, और आपको आश्चर्य की सीन देखकर मैं ऐसे ही स्टैचू बन गया, जैसे विष्णु भगवान चक्र लेकर तैयार ऐसे कैसा खड़ा हो गया, क्योंकि मेरा बॉस मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है। मुझे डर लगा, मुझे शंका हुई, मुझे लगा कि ये संडे के खराब करने की प्लानिंग लेकर आ रहा है और जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ मेरे साथ करेगा। मैं हिला तक नहीं, ऐसे ही खड़ा रहा बहुत देर तक, जब तक बॉस मेरे नजदीक नहीं आ गया। बॉस ने हाथते हाथते मुझे कहा, मुकेश एक हेल्प चाहिए थे। मैंने कहा सर कैसी हेल्प? ए भाई, अब मुझे पता चल गया कि तू जो करता है वही सही करता है। मैंने बॉस से धीरे से कहा कि सर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया नहीं कर सकती? तभी बॉस ने कहा, ए भाई तू नौकरी के साथ जो साइड में बिजनेस करता है ना, यूं ही बोला मेरा मुंह खुला रह गया। मुझे लगा कि इसको पता कैसे चला, किसने इससे चुगली की, अब ये शायद मेरे को बिजनेस भी करने नहीं देगा। तभी उसने मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे शांत किया। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे बिजनेस करने में, मुझे तूने मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया तो मैंने भी तुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया, कर। और मैं तो ये सोचता हूं कि अब मुझे भी करना चाहिए। मैं एकदम मुस्कुराया। मैंने कहा एक से भले दो, अब तक तो हम कंपनी में कर्मचारी को सामान भी नहीं बेच सकते थे क्योंकि डरते थे, लेकिन अब बॉस खुद ही कह रहा है तो कंपनी में भी मिलकर काम करेंगे। मेरे नए रास्ते खुल चुके थे। मैं मुस्कुराया तो बॉस ने धीरे से कहा, ए भाई मैं भी करना तो चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं पता ही नहीं। न दादाजी ने कभी बिजनेस किया, न कभी पिताजी ने बिजनेस किया, न मैंने कभी बिजनेस किया। बिजनेस की मेंटलिटी हमारी नहीं है, हम बिजनेस करेंगे। मैं घूर के देखने लगा, तभी बॉस ने धीरे से बोला, हेल्प करेगा क्या? मैंने कहा सर क्या हेल्प चाहिए? वो कहता है 7 दिन पहले मेरे पुराने दोस्त मेरे घर पर आए थे, उन्होंने एक बिजनेस बताया। अब मैंने तो कभी बिजनेस किया ही नहीं, तो मुझे तो कुछ समझ में आया ही नहीं। मैं निर्णय ले पाया ही नहीं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो उनको जवाब दे दिया कि मेरा दोस्त है मुकेश कोठारी, वो करता है बिजनेस, उसको पहले बताना, अगर वो कहेगा कर ले तो फिर मैं कर लूंगा। ए भाई हेल्प करेगा क्या? एक बार आके देखेगा क्या? मैं टाइप ऑफ इनविटेशन सिखा रहा हूं आपको। हर व्यक्ति को इनवाइट करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हर आदमी की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। हम सबको एक जैसे इनवाइट करेंगे, रिजल्ट आएंगे ही नहीं। एक आदमी पहले ही लखपति है और तुम पैसा दिखाओगे, वो बिजनेस में नहीं आएगा, उसे सिक्योरिटी समझानी पड़ेगी। कोरोना आएगा, तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाएगा, तो दुनिया के किसी बिजनेस को तुम संभाल नहीं सकते, लेकिन आरसीएम करोगे तो कोरोना आए, चाहे बच्चा बिगड़े, चाहे बच्चे की आंख फूटे, तेरी इनकम को कुछ हो नहीं सकता, उसे सिक्योरिटी समझानी पड़ेगी। बिजनेसमैन को सिक्योरिटी समझानी पड़ेगी, स्टूडेंट को करियर समझाना पड़ेगा। एक महिला जिसका पति 2 लाख रुपए कमाता है, उसको आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस सिखानी पड़ेगी।
और हर व्यक्ति की कमजोरी पर हाथ रखकर उसे बिजनेस प्लान बता रहा है। और मेरा अपलाइन उस जमाने में जानता था ये बात, मैं गर्व करता हूं। मेरी अपलाइन अगर मुझे कहते ना कि ला आजा तेरे को बिजनेस समझाता हूं, तो मैं उसके ऊपर हंसता। तू बिजनेस समझाएगा, मैं तो 36 से बिजनेस करता हूं। और मेरी अपलाइन को पता था कि इसकी ईगो को भड़कना नहीं देना। उसने मुझे बॉस बनाकर रखा और कहा ए भाई मेरी हेल्प करना, एक बार आके समझना और मुझे बताना कि मुझे करना है कि नहीं करना। एक भी बार नहीं बोला कि तुझे करना है कि नहीं करना। आएगा? मैंने कहा हाँ आऊंगा सर, क्या बात करें, फाइनल हेल्प करेंगे के मूड में है ना। मैंने कहा सर मैं हेल्प करूंगा, अगर आपकी हेल्प मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं आऊंगा। तो बॉस ने कहा 3 बातों का ध्यान रखना। मैंने कहा क्या? पहला, 10 बजे का टाइम है, 10 बजे ही आ जाना। अगर लेट आया और प्लान पहले चालू हो गया तो तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जीवन मेरा खराब हो जाएगा। क्या बोलूं? नोट द पॉइंट। क्या बोला हूं? अब वो कमिटमेंट ले रहा था टाइम का। हम कमिटमेंट क्या लेते हैं? फिक्स 10 बजे आ जाना। भगवान की कसम खा के बोलो कि 10 बजे आ जाओगे, सामने वाला आता है तो भी नहीं आएगा, तो 4 बार कस के दिलाओगे तो भाग ही जाएगा जीवन से। अपलाइन ने बिल्कुल उल्टा, 10 बजे ठीक आ जाएगा ना, क्योंकि तू नहीं आएगा तो प्लान छूट जाएगा, तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, करना तो मुझे है ना, तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। आएगा 10 बजे? मैंने कहा सर आपका जीवन में खराब होने दूंगा क्या? आपको लगता है क्या ऐसा? मैं 5 मिनट पहले आऊंगा। लोग बाग अभी तक भी आ रहे। हम 5 मिनट पहले आकर बैठे सेमिनार में, हेलो, क्योंकि हमारी अपलाइन का इन्विटेशन का तरीका ऐसा। दूसरी बात बोलिए, ए भाई पेन डायरी लेते हुए आना, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन की बात होगी और तू कुछ कैलकुलेशन भूल गया तो तेरा क्या जाएगा, जीवन तो मेरा खराब हो जाएगा। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, पेन डायरी लेकर आएंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। तभी तीसरी बात बोले, ए भाई पीछे जाकर मत बैठना, कुछ समझ में नहीं आता, आगे आकर बैठना है अगर समझना है तो। पीछे जाकर अगर बैठा और तुझे कुछ समझ में नहीं आया तो तेरा क्या जाएगा, जीवन तो मेरा बर्बाद हो जाएगा। और भाई साहब आपको आश्चर्य होगा, 5 मिनट पहले हॉल में आए, जब हॉल में कोई आदमी ही नहीं था, आगे वाली चेयर में जैसे भाई साहब बैठे हैं वहां पर जाकर हम बैठ गए, पेन डायरी खोलकर एकदम रेडी तैयार होकर। मैंने कहा ये जो आदमी आएगा और जो समझाएगा उसे हम लिख लेंगे और बॉस को बता देंगे करना है कि नहीं करना, क्योंकि हम करने नहीं आए थे, एडवाइजर बन के इन्वाइट हुए थे और हम एडवाइजर बनकर आकर बैठ गए। तभी एक आदमी, राजस्थान में अगस्त का महीना, टेम्परेचर 48 डिग्री, भयंकर उमस, नॉन एसी हॉल, और वो आदमी सूट पहनकर सामने आया। मेरी तरह सूट पहन रखा गर्मी में, मैं फुल कंफ्यूज। मैंने सोचा कि ये कौन से प्रदेश का आदमी है, इसको इतनी सर्दी लग क्यों रही है। एक नया आदमी अलग तरह से सोचता, आप समझ ही नहीं सकते इस बात। मैंने कहा इसको सर्दी लग क्यों रही है। हमारे जमाने में गूगल नहीं होता था भाई साहब, अभी तो 2 दोस्तों में झगड़ा होता है, फट से गूगल खुल जाता है, तू सही कि मैं सही, गूगल से पूछ लेते हैं। हमारे समय में गूगल नहीं था, हमारे समय में पड़ोसी ही सबसे बड़ा गूगल होता था। जब भी कुछ पूछना होता ना तो पड़ोसी से पूछना पड़ता था, इंक्वायरी हाउस वहीं पर था। हमने अपने पड़ोसी को थोड़ी सी कोहनी लगाई और मुस्कुराते हुए धीरे से पूछा, भाई साहब आप भी पहली बार? हाँ मैं भी पहली बार। क्या आप अपनी जानकारी से और अपने ज्ञान का पिटारा खोलकर बता सकते हैं कि इन लोगों ने गर्मी में सूट क्यों पहन रखा है? तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है एक बात बताऊं? मैंने कहा बता। 10 मिनट से मैं भी यही सोच रहा हूं।
मैंने कहा मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरा पड़ोसी भी मेरे जैसा है। हमें अधिक प्रसन्नता तब होती है जब हमारे पड़ोसी हमारा जैसा हो। अगर आप रास्ते में किसी से बोलते हैं हेलो हाउ आर यू, क्या हाल चाल है, सामने वाला कहता है चल रही है, कट रही है, बढ़ रही है, तो ऐसा कहते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और आप सोचते हैं ये तो मेरा भाई है, इसकी भी कट रही है और मेरी भी कट रही है। अगर किसी को भगाना है तो तरीका बताओ। कोई आपसे पूछे हेलो क्या हाल चाल है, तो आप उसको रोक कर बोलना जिंदगी की असली आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, लाइफ सेट हो गई है, जिंदगी के सारे खतरनाक गोल प्राप्त हो गए हैं और जीवन में आनंददायक यात्रा चालू हो गई है। तुम्हारे से बात ही नहीं करेगा, भाग जाएगा, वो कहे पागल हो गया यार, ये मेरा भाई हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई का अलग नजारा होगा, भाई तो हमारे जैसा होगा। तो मेरे पड़ोसी को कुछ पता नहीं था और हमारा गूगल पूरी तरह फेल हो गया था। फिर हमने सोचा ये सूट पहनने की वजह था, इससे बिजनेस का क्या लेना देना, हमें क्यों सोचना है इसके सूट के बारे में। और हमने पेन डायरी पर फिर कॉन्सेंट्रेट किया और फिर सामने देखने लगे। तभी वो आदमी थक कर नीचे चला गया। फिर दूसरा कार्टून आ गया स्टेज पर, वो भी सूट और टाई। आते ही कहता है दोस्तों बजाओ ताली। हमने ताली वाली नहीं बजाई क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा कि ताली बजानी क्यों और किसके लिए बजानी है। और भगवान कसम एक भी बार ताली नहीं बजाई। यहाँ पर भी जो आदमी कभी तक ताली नहीं बजा रहे हैं निश्चित रूप से मेरी कैटेगरी के आदमी हैं और निश्चित रूप से यहीं पर आएंगे जहां पर मैं खड़ा, क्योंकि ताली बजाने से थोड़ी होता है कुछ भी। ये गलतफहमी है कि ताली बजाने से कोई कामयाबी आती है। हमने नहीं बजाई ताली फिर भी कामयाब हो। तो जिन लोगों ने ताली नहीं बजाई है सलूट करता हूँ, ये सब मेरे सगे भाई हैं और निश्चित रूप से बहुत बड़ा आगे तक आप तक जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर वो थक गया। फिर तीसरा कार्टून आया। तीसरा इसलिए बोल रहा हूँ मेरे आने से पहले भी यहाँ कई तरह के कार्टून आए होंगे और सभी मीटिंग में ऐसा ही होता है जो आज के 22 साल पहले होता था। तीसरे नंबर का कार्टून आया। वो कहता है भाई और बहनों ये जो आदमी है इसमें से ये जो लाल कलर के शर्ट वाला आदमी है इसको 500 रुपए आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी को चालू हुए 3 दिन हुए थे। कंपनी में कोई कमीशन अभी तक आया ही नहीं था, लेकिन उस आदमी ने कुछ ऐसा किया होगा कि 500 का कमीशन आने वाला होगा, तो उसने प्रमोशन किया, इसको आने वाले हैं, बजाओ ताली। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा वाह भाई वाह, 500 इसको आएगा और ताली मैं बजाऊंगा। अरे इसको 500 आया तो इसकी बीवी बजाएगी ताली, इसका बाप बजाएगा ताली, इसका पड़ोसी बजाएगा ताली, इसका साला बजाएगा ताली, मैं क्यों ताली बजाऊंगा? और मैंने ताली नहीं बजाई। फिर चौथे नंबर का कार्टून आया। वो कहता भाई और बहनों मैं अब आपके सामने इस सदी के सबसे बड़े कार्टून को सबसे लास्ट में बुला रहा हूं। यहां सबसे लास्ट में कौन है मैं समझाना चाहता हूं। जिसे मैं कार्टून कह रहा हूं मेरे धर्म गुरु है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, सब कुछ जीवन में है। और मुझे पता है कि मैं मेरे अपलाइन के जूतों की कील की बराबर भी नहीं है। उनके जूते हैं उनकी कील की बराबर भी मेरा कद नहीं है। ऐसी मेरे ग्रेट अपलाइन जिसको मैं उस समय कार्टून कह रहा हूं, मेरे ग्रेट 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 अपलाइन श्रीमान बीसी छाबड़ा जी, श्रीमान प्रहलाद राय जी जो भीलवाड़ा से। बीसी छाबड़ा जी स्टेज पर आए। जीवन में पहली बार एक चेहरा देखा। उस समय बहुत स्मार्ट लगते थे, यंग टाइप के व्यक्ति थे। बातें करते करते उनके चेहरे में जादू था, उनके पास शब्दों का इतना जोरदार ज्ञान था, उनके पास इतना जोश था, इतना उत्साह था कि ऐसा एनर्जेटिक आदमी मैंने जीवन में पहली बार देखा। बातें करते करते वो शब्दों को घुमाने लगे, शब्दों को मोड़ने लगे। शब्दों का इतना ज्ञान है कि कब किस डायलॉग में कौन सा शब्द निकलेगा और किस डायलॉग से जाकर मिक्स हो जाएगा ये सामने वाला आदमी सोच भी नहीं सकता। मैं उनकी तरफ देखने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी एक्टिविटीज से मुझे मजा आ रहा था। धीरे धीरे मैं खुलने लगा। जब वो बोलते थे तो मैं हल्का सा मुस्कुराता था।
जब मैं मुस्कुराता था तो 1 सेकंड बाद मेरा बॉस मुझे देखकर मुस्कुराता था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बॉस के अंदर क्या दिमाग नहीं है, ये साथ में क्यों नहीं मुस्कुरा रहा, और मेरे 1 सेकंड बाद ये क्यों मुस्कुरा रहा है। फिर बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो इसलिए मुस्कुरा रहा है कि हंस गया मतलब फंस गया। तो जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इतना मुस्कुराइए मत, फंसने के पूरे चांस है। आपको अगर समझ में भी आए और तुम्हारे को जो लेकर आया तुम्हारी तरफ देखे तो तुम फट से मुंह फुला लेना। ऐसे करते रहना तो बचने के कोई चांस है, अगर मुस्कुराओगे तो फंसने के चांस। तो मुस्कुराना, मैं भोला आदमी था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं मुस्कुरा भी रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में टेंशन ही नहीं था ना कि मुझे कुछ करना। मैं तो समझाने गया था, समझकर बताने गया था। यहाँ पर भी कुछ लोग टेंशन में इसलिए बैठे हैं, उनको पता चल गया कि होने वाला क्या है। कुछ लोगों की शक्ल से लग सकता है कि इनको किडनैप करके लाया गया है। बेचारा ऐसी शक्ल बनाकर बैठा हुआ, मुस्कुरा भी नहीं रहा। अब आकर बीसी चावड़ा जी बोलने लगे, कहानी, कविताएं, किस्से सुनाने लगे। थोड़ी देर बाद मैं भूल ही गया कि मैं आया क्यों। मैंने अपनी पेन डायरी को साइड में रखा, मैं बीसी चावड़ा जी की बात को घूर के सुनने लगा। और भैया इतने मजेदार गदगद करते हुए चुटकुले सुनाते सुनाते मैं बदहोश हो गया। मैं तेज हिलने लगा, मैं उछलने लगा, मैं चिल्लाने लगा, मैं सीटियां बजाने लगा। मैं किरदार में खो गया। किरदार में खोना किसे कहते हैं? जब सामने वाला डायरेक्टर, कहानीकार हमें ये भुला देता है असली जिंदगी को, उस समय हम किरदार में खो जाते हैं। जब आप फिल्म को देखने जाते हैं, फिल्म को जब देखने जाते हैं तो फिल्म का डायरेक्टर जब मजबूत होता है तो वो तुम्हें भी भुला देता है कि तुम फिल्म देखने गए हैं। कुछ महिलाएं, हमारी जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, फिल्म में देखते देखते ही रोना चालू कर देती है क्योंकि वो भूल जाती है कि फिल्म चल रही है, वो सोचती कि मेरी जिंदगी चल रही है। हमारे कुछ भावुक साथी हैं जिनको विलेन गड़बड़ करता तो गुस्सा उनको आता, 2-3 बार वो सीट से उठकर मारने जाते हैं। उन्हें रोकना पड़ता, भाई फिल्म चल रही है तो किसको मारने जाते। इसे कहते हैं किरदार में खो जाना। और जब मैं किरदार में खो गया, मैं भूल ही गया कि मैं आया था। 1-1.5 घंटे तक लगातार हंसने के बाद, चिल्लाने के बाद मेरे पड़ोसी ने मुझे कहा कि अब क्यों बैठे हो, सेमिनार खत्म हो गई। तब जाके एकदम होश आया। मैंने डायरी की तरफ देखा तो डायरी तो पूरी खाली। मुझे तो डायरी में लिखने के लिए ही बुलाया गया था, डायरी पूरी की पूरी खाली। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा अब मेरा बॉस मेरे पास आएगा और पूछेगा करूं कि नहीं करूं, तो क्या बोलूंगा, क्या जवाब दूंगा। मेरे मन में फट से प्लानिंग है। मैंने कहा डांट तो पड़ना फाइनल है, यहीं पर बैठूंगा तो सबके सामने डांट पड़ेगी और इंसल्ट हो जाएगी। जब डांट सुननी ही है तो कल ऑफिस में ही सुन लूंगा। मैंने फट से बगल में डायरी लगाई और स्कूटर की तरफ भागा। लेकिन मैं भूल गया कि जो हमें यहाँ लेकर आता है उसके दोनों ये मूविंग कैमरे हमारी तरफ ही होते हैं। तुम जाना चाहो तो भी नहीं जा सकते। कुछ नए लोग, अगर आप वॉशरूम में जाएंगे ना टॉयलेट करने, तो भी तुम्हारी अप्लाइन पीछे पीछे आ जाएगी। वो कहे ऐसे थोड़ी जाने देगा कोई जाने देगा। मैं गया तो मेरा बॉस मेरे पीछे पीछे आ गया। मुझे एकदम डर लगा। मैंने कहा अब ये पूछेगा कि करूं कि नहीं करूं, लेकिन उसने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। वो कहता कैसा लगा, पूछना क्या था, पूछा क्या, कैसा लगा। मैंने सोचा दूसरे नंबर पे प्रश्न पूछेगा, तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। तो दूसरा प्रश्न भी उसने क्या पूछा, वास्तव में मजा आया कि नहीं आया। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, मजा आया, अगली बार ये कार्टून आए तो मुझे बुलाना, मैं फिर आऊंगा, बहुत अच्छी बातें करता है। वो कहा ठीक है जा कल मिलेंगे। मैंने लंबी सांस ली। मैंने कहा ये कल पूछेगा करूं कि नहीं करूं। मैं अगले दिन घर से ऑफिस के लिए गया। ऑफिस में गेट कीपर बैठा था। गेट कीपर अंदर घुसते ही मुझे कहता है आप अपने चेंबर में जाने से पहले बॉस से मिलकर आना, बॉस ने आपको याद किया।
मैं बॉस के चेंबर की तरफ गया तो बॉस दूर से ही मुझे कहता है, हेलो मुकेश, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम, प्लीज कम। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं कि बॉस कह रहा वेलकम गुड मॉर्निंग। बॉस तो गालियां बकता था, जो ही सामने जाते थे ना वो कहता था तुमने ये कर दिया, खराब कर दिया, मेरा नाम मिटा दिया, मिट्टी में मिला दिया सारा काम, ऐसी बातें करता था। आज क्या बोल रहा, गुड मॉर्निंग, वेलकम, आइए आइए। ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार सुनने वाले शब्द। मुझे थोड़ी शंका होने लगी, चाल की स्पीड ऑटोमेटिक धीरे हो गई, दिमाग तेज गति से दौड़ना चालू हो गया। मैंने कहा ऐसा हो तो क्यों रहा है। मैं जैसे जैसे ऑफिस के चैम्बर में गया, बॉस ने मुझे पानी की गिलास पकड़ाई, मैंने पानी पिया, फिर बॉस ने धीरे से बोला, कल मजा आया। मैंने कहा मजा तो आया सर, फाइनल बता वास्तव में मजा आया कि नहीं आया। मैंने कहा सर एकदम फाइनल मजा आया। तभी उसने सीट के नीचे से काला कलर का बैग निकाला और मुझे दे दिया। मैंने बोला फाइनल मजा आ गया, तो उसने कहा काम हो गया। उसने काला कलर का बैग दे दिया, उसमें 3 जोड़ी कपड़े थे। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कपड़े की किट लेना जरूरी था। अभी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि ले हो चाहे मत ले हो, जब चाहो तब ले हो, ना चाहे तो मत ले हो। अभी कोई इस तरह की कंपल्सन नहीं, लेकिन उस समय कंपल्सन था, किट लेनी ही पड़ती थी 1260 रुपये। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, मैं समझ ही नहीं पा रहा। उसने मुझे कपड़ा सामने रख दिया, मैंने जिम खोल के देखी, कपड़ों का क्रेज नहीं था क्योंकि कपड़े की मार्केटिंग में करता था। मैंने क्या सोचा, लिटरली मैंने ये सोचा कि अगस्त का महीना है, अक्टूबर में दिवाली है, कंपनी साइड एडवांस में गिफ्ट दे रहे, तो मैंने किट को लेकर बोला थैंक यू सर। तो वो उसने कहा थैंक यू की जरूरत नहीं, 1260 सर। मैंने कहा सर 1260 रुपए क्यों? उनका कल मजा आया ना। मैंने कहा सर इतना कौन लेता है, मजा आने का 1260 लेता है, फिर वाले 60 रुपए लेते हैं, 1260। तो वो उसने कहा यही बिजनेस है, मैं तुझे ले गया, तुझे मजा आया तो मैंने तुझे दी किट, किट में था कपड़ा, कपड़ा मैंने नहीं बनाया, कपड़ा तो कंपनी ने बनाया, और कंपनी ने तुझे ढूंढा नहीं फिर भी तेरे पास पहुंच गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने तुझे डायरेक्ट मिला, तो कंपनी का काम हो गया इजी, कंपनी ने पास ऑन कर दिया डिस्काउंट तुझे सीधा, और तुम कंपनी और तुम दोनों को मिलाने वाला मैं आदमी, तो मुझे मिल गया कमीशन। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि 1260 रुपये बचने चाहिए, लगने नहीं चाहिए। तो बॉस को मैंने धीरे से बहाना बनाया कि बॉस महीने के अंतिम दिन चल रहे हैं, कर्मचारी के पास 1260 रुपये होते हैं क्या लास्ट डेट में? बॉस क्या कहता, एकदम सही कहा। क्या सिखा रहा हूं मैं? जब आप किसी को प्लान बताते हैं, क्रिटिसाइज और कंडम नहीं करना है, किसी को खंडन नहीं करना है, किसी को काटना नहीं। आप प्लान बताएंगे तो हो सकता है पहले वाला किसी कंपनी को कर रहा है और वो कहेगा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को मैं करता हूं, तो आपको कभी ये नहीं कहना नहीं आरसीएम नंबर 1 है। ऐसा कहोगे तो वो भाग जाए, कभी नहीं कहो। आपको क्या बोलना है, सर आपकी जानकारी के हिसाब से आप ही की कंपनी नंबर 1 पर होगी। अभी भी ये बोला कि मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन आपने तो बेसिक ऑफ स्पोकन वर्ड के हिसाब से क्या बोला, आपकी जानकारी के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी आप ही की हो। क्रिटिसाइज नहीं करना। मैंने मेरे बॉस को बोला पैसे नहीं है, तो बॉस ने कहा एकदम सही कहा, पैसे होते ही नहीं इसलिए तो करना है। क्या बोला, किसी कर्मचारी के पास पैसे होते ही नहीं, क्योंकि सारे कर्मचारियों की जिंदगी बहुत खराब है, मेरी भी। कर्मचारी की जिंदगी को महीने के 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सप्ताह खुशी खुशी, क्यों? क्योंकि सैलरी मिलती है। पहला सप्ताह खुशी खुशी, दूसरा सप्ताह राजी खुशी, तीसरा सप्ताह कसा कसी, चौथा सप्ताह फाका कसी। चौथे सप्ताह किसी भी कर्मचारी के पास पैसा नहीं मिलता, चाहे वो 1 लाख रुपए का। 28 तारीख को दुनिया के बड़े से बड़े सैलरी क्लास व्यक्ति से उसकी बीवी बोल दे, सुनो जी
25,000 दो, ये लाना है। तो पति क्या बोलता है, 1 तारीख को लाएंगे। लास्ट डेटों में कोई कर्मचारी पैसा खर्च नहीं करता, सब 1 तारीख की प्लानिंग करते। तो मेरे बॉस ने कहा एकदम सही कह रहा है, लास्ट डेट में पैसा मिलता ही नहीं है। तो मैं एकदम खुश हुआ, मैंने सोचा बॉस कन्विंस, अब मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा। तभी बॉस ने कागज दे दिया और पेन दे दिया, काश इस पे साइन कर दे। मैंने कहा इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा है मेरी सैलरी से 1260 रुपए काट लिए जाए। एक जगह से उठाया, दूसरी जगह फिर फंसा दिया, पेन फिर हाथ में पकड़ा दिया और कहा साइन कर। 3 सेकंड में निर्णय लेना था।